माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सम्मिलित किया गया है। आगामी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं रेलवे में 50% प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। आज तक रेलवे ने जितने भी ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम लिए हैं, चाहे वो लोको पायलट का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, मेरा लक्ष्य उन सभी प्रश्नों को संकलित कर आप तक पहुंचाना है। तो आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ जो स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा है, इसमें मैं आंसर साथ साथ ही बताते चलूँगा, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण और मुझे जितने प्रश्नों को पूरा करवाना है, तो इसके लिए मैं आंसर अब साथ ही साथ बताते चलता हूँ। और वैसे भी ये सारे प्रश्न रेलवे आरपीएफ में 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा वादा है, मैं आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट करवाते रहूँगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास कौन सा था? आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, वहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी एक गिफ्ट करता है। जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजय के बाद आता है जीत कर, तो जलालुद्दीन खिलजी उसे एक गिफ्ट देता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है। तो ये वही गिफ्ट होता है, उसका दास मलिक काफूर ही होता है जिसे वो गिफ्ट करता है, और वहीं पे बदले में अलाउद्दीन खिलजी उसे छुरा भोंकता है। तो ये कहानी थी। अगला प्रश्न है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत माला को जोड़ने वाला निम्न में से कौन सा लिंक है? राजपीपला रेंज, महादेव रेंज, मैकाल रेंज, कैमूर पर्वत। आपको आंसर पता ही है। मैकाल रेंज जो है वो विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ने वाला एक लिंक के रूप में काम करता है। यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी की उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, यानी पूर्व परिपक्व राशि पर ही चालू कर देती है, तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्राएं क्या कहलाती है? सरकार अपने बॉन्ड्स जारी करते हैं। जब सरकार को रुपये की ज़रूरत होती है तो वह बॉन्ड्स जारी करते हैं। कोई भी कंपनी, पर्सनल आदमी, कोई भी उस बॉन्ड को खरीद सकता है और वो मूल्य सरकार को रुपया के रूप में दिया जाता है। तो जब उसकी परिपक्वता अवधि से पहले और जब सरकार के पास फिर से रुपया आ जाता है, तो वो बॉन्ड फिर से खरीदने, पहले उसने बॉन्ड बेचा आदमी को या फिर कंपनी को, उससे रुपया मिला, और फिर जब उसे रुपया का मतलब अभाव ख़त्म हो जाता है, तो वो फिर से बॉन्ड क्या करता है? खरीदता है। यानी आपको रुपया देगा, आपसे वो बॉन्ड खरीद लेगा। तो वैसे केस में जब वो समय से पहले ही बॉन्ड खरीदने लगता है, तो उसमें जो अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा होती है उसे हम सस्ती मुद्रा कहते हैं। नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? इसे हम एस्चुअरी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे नदी का ताज़ा और खारा पानी, यानी नदियाँ आती है तो उसमें ताज़ा पानी होता है, और समुद्र में जहाँ पे जाके मिलती है वह खारा पानी होता है, तो उसे हम एस्चुअरी के नाम से जानते हैं। नीति आयोग के संबंध में नीति का पूर्ण रूप क्या है? NITI। आपको पता ही है, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का निर्माण किया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म जो होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे भी गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जमींदार सभा की स्थापना कब की गई? 1838 ईस्वी में जमींदार सभा की स्थापना की गई थी। तिरुपति गुड़िया बनी होती है सॉल की लकड़ी की, सागौन की लकड़ी की, लाल चंदन की लकड़ी की, महोगनी की लकड़ी की। यह लाल चंदन की लकड़ी की बनी हुई एक गुड़िया होती है, जो तिरुपति में जब आप जाइएगा तो वहाँ पे ये आपको काफ़ी मात्रा में बिकते हुए दिखेगा और लोग उसे खरीद कर घर लाते हैं। तो यह तिरुपति डॉल्स एक बस गुड़िया के शेप में फिगर होता है और वो लकड़ी का बना होता है। कौन सी लकड़ी का? लाल चंदन की लकड़ी का वो बना होता है।
तिरुपति बालाजी की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कुछ ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले हैं जो हल्के भी प्रश्न होते हैं और हार्ड भी प्रश्न होते हैं। तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। असम दिसपुर। अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। गंगटोक सिक्किम गंगटोक। नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इनका जो उपनाम है, एक तो जोकर भी इनको बोला जाता है प्यार से, और दूसरा नोली। ये दोनों ही नोवाक जोकोविच का उपनाम है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा नोली। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। आप ऐसे भी याद रखिएगा, कैगा कौ से स्टार्ट है और इसका आंसर भी कौ से ही स्टार्ट वाला राज्य होगा, यानी कर्नाटक होगा। एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? हेक्सेनडायोलिक अम्ल। एडिपिक अम्ल IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर एंड अप्लाइड, ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC फुल फॉर्म होता है, और यह किसी भी तत्व का नाम रखने के लिए उसका स्पेशल जो नेम होता है उसको रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे एडिपिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो आपसे पूछा गया था, हेक्सेनडायोलिक अम्ल। हेक्सेनडायोलिक अम्ल। हाफ नेल्सन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? आपको आंसर दिख ही रहा है स्क्रीन में। कुश्ती जो है उस खेल के लिए हाफ नेल्सन शब्द का प्रयोग होता है। 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष बने थे 1988 ईस्वी में, या पहले अंग्रेज अध्यक्ष भी थे जॉर्ज यूले। चौथे अध्यक्ष और पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, और पहला जो अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, और बॉम्बे में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपको मालूम ही होगा, आप इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले एग्जाम में केमिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, और उसमें से पीरियोडिक टेबल या फिर तत्वों का जो जितना भी प्रॉपर्टी होता है उससे प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे। तो आप ये तत्वों का परमाणु क्रमांक अवश्य याद कर लीजिएगा, जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15। इस तरह से आप कम से कम 30 तक जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को याद कर लीजिएगा, और वो किस ब्लॉक में है, D ब्लॉक में, S ब्लॉक में, इस तरह से आप उसे याद कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपको इस बार भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो आपको बता दूं, यह जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका कार्य होता है कि जो भी पुराने स्थल हैं उनकी खोज करना, उनसे रिलेटेड जो भी सबूत होता है उसे इकट्ठा करना। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? यानी किस मीनार में पाई गई है? कालीबंगा, लोथल, मेडप या फिर मोहनजोदड़ो? सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। जितने भी हड़प्पा स्थल हैं, कहाँ से किस चीज़ की खुदाई के बाद क्या प्राप्त हुआ है, ये तो आपसे पूछा ही जाता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद प्राप्त हुई है। यदि संसद
अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश का अधिकतम अवधि क्या होगा। जरा आप समझने का कोशिश कीजिएगा। जब संसद सत्र में नहीं होता है तो वैसे केस में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। यानी किसी भी कानून को देश में लागू करना है और संसद सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति उसे अपने साइन से उसे देश में लागू कर सकता है। लेकिन उसकी भी एक अवधि होती है, कितने दिन तक वह वैलिड रहेगा। तो 6 महीने, संसद सत्र 2 संसद सत्र के बीच में 6 महीने तक वो वैलिड रह सकता है। जब संसद खुला और तब 6 सप्ताह के भीतर अगर संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा से उस बिल को अगर पास नहीं किया गया तो वह खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। यानी टोटल कितना हो गया, 6 महीने और 6 सप्ताह। 6 महीने क्यों? क्योंकि 2 संसद सत्र के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा गैप अगर हो सकता है तो वह 6 महीने का हो सकता है। तो उस 6 महीने को मैंने ले लिया, मतलब ये संसद सत्र बंद हुआ, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया और 6 महीने तक वह वैलिड रह सकता है। अगर 6 महीने तक संसद सत्र नहीं आया तो भी वह अध्यादेश देश में लागू रहेगा। और 6 महीने के बाद जब संसद खुलता है तब अगर अनुमोदन नहीं देती है संसद तो 6 सप्ताह के बाद, 6 सप्ताह के अंदर अगर राज्यसभा और लोकसभा से अनुमोदन उस अध्यादेश को नहीं मिलता है, यानी अध्यादेश राज्यसभा और लोकसभा से पास नहीं होता है, तो 6 सप्ताह के बाद वो खुद व खुद समाप्त हो जाता है। यानी टोटल कितना हो गया, 6 महीने और 6 सप्ताह। बाघों के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1973 में बाघों से जो संरक्षण से संबंधित हमारा कार्यक्रम था प्रोजेक्ट टाइगर, वह चालू किया गया था। वोल्गा नदी किस देश में बहती है? आंसर आपको दिख रहा होगा, रूस में वोल्गा नदी बहती है। 1991-1992 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त हुआ था? 1991-92 में जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वह विश्वनाथन आनंद को प्राप्त हुआ था। तो आपने देखा ही कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रथम पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को 1991-1992 के लिए मिला था। आपसे करंट अफेयर के तहत भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2019 में दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को मिला था। बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती से रिलेटेड है और दीपा मलिक जो कि पैरा ओलंपिक खेल से संबंधित है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2020 का आपसे पूछा जा सकता है। तो 2020 में 5 व्यक्ति को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए, मरियप्पन टी यानी मरियप्पन थंगवेलु पैरा एथलेटिक के लिए, मनिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए, विनेश फोगट कुश्ती के लिए, रानी रामपाल हॉकी के लिए। देखिए इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है, जैसे जिन भी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है उनका नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित है। जैसे मरियप्पन थंगावेलु ये किस खेल से संबंधित है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप जब याद करते हैं खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है तो उस समय आप ये भी याद रखिए कि वो किस खेल से संबंधित है। सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी सनी डेज एक पुस्तक है, बुक है, तो इसके लेखक कौन थे? सुनील गावस्कर भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। यह मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। इनसे रिलेटेड 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? तो मोरारजी देसाई। दूसरा पूछा जाता है ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें पाकिस्तान के भी सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान
और भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से दोनों से ही नवाजा गया था, तो वह भी मोरारजी देसाई ही थे। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको मालूम ही होगा, 12 अनुसूचियां हैं। मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हूं। पहले संविधान जिस समय बना था उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। संविधान में 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि पहले 8 ही अनुसूचियां थी, यानी 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको मालूम ही होगा, प्रोटेम स्पीकर। जब भी नया लोकसभा सत्र चालू होता है तो उस समय एक प्रोटेम स्पीकर, एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसद में ही जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। बाद में फिर वोटिंग के द्वारा अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? अधिकतम तो कोई भी सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। अधिकतम सीमा अगर पूछा जाए तो कोई भी सीमा राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम सीमा नहीं है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ के राष्ट्रपति 4 साल के लिए उनका टर्म होता है और वो एक आदमी, अगर बराक ओबामा थे तो वो 2 बार बस राष्ट्रपति बने थे। तीसरे बार भी अगर वो चुनाव में खड़े होते तो वो जीत सकते थे, लेकिन वो चुनाव में खड़े ही नहीं हो सकते। ऐसा प्रतिबंध है वहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अपने यहाँ कोई भी लिमिट नहीं है। एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकता है और उसकी अधिकतम सीमा भी निर्धारित नहीं है। कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? भौतिक जो फिजियोलॉजिकल होता है, कहाँ पे क्या है, पहाड़ है, प्रकृति, ये सारे चीज़, और सांस्कृतिक लक्षण जो दोनों को ही दिखाता है। कल्चरल हेरिटेज टाइप का जो होता है वो, और फिजिकल जो डिस्टिंग्विशन होता है, उसमें विशेषताएं होती है, उन सभी को दिखाने वाला मैप जो होता है, मानचित्र जो होता है, उसे हम टोपोग्राफिक मैप या टोपोग्राफिक मानचित्र कहते हैं। फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? फिनलैंड की मुद्रा का नाम यूरो है। यह यूरोजोन कंट्री जो है उसके अंतर्गत आता है और इसकी जो मुद्रा है वह यूरो है। ऊपरी और निचली एपिडर्मिस के बीच पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? आप जानते होंगे, डर्मिस, एपिडर्मिस, ये सारे हमारे त्वचा के लेयर्स होते हैं और ऊपरी एपिडर्मिस और निचले एपिडर्मिस के बीच का जो पार्ट होता है, जो ऊतक होता है, उसे हम मेसोफिल कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? आपको मालूम ही है, 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, जहां की लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और वो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। अल्बानिया की राजधानी क्या है? आंसर स्क्रीन पर है, तिराना अल्बानिया की राजधानी है। गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? आपको बता दूं, यह पंजाब से संबंधित एक, मतलब आप बोल सकते हैं कि इसमें तलवार का उपयोग किया जाता है इस मार्शल आर्ट में, यानी शस्त्रों का उपयोग करके होने वाला एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट गटका है और यह पंजाब से संबंधित है। सूर्य और बुध के बीच की दूरी कितनी है?
57.91 57.91 मिलियन किलोमीटर सूर्य और बुध के बीच की दूरी है। बुध सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम हार्वे ने रक्त संचरण की खोज किया था। आर्किमिडीज जिन्होंने प्लावनता के सिद्धांत यानी जो बॉयंसी फोर्स होता है उसका खोज आर्किमिडीज ने किया था। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? या संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो संसदीय व्यवस्था ली गई है वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था हमारे संविधान में ली गई है। फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल से होता है? यानी फॉल्स स्टार्ट किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित एक शब्द होता है फॉल्स स्टार्ट। अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्त माल्यदा पुस्तक लिखी गई थी। कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम राजाओं में से इन्हें जाना जाता है कृष्णदेव राय। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम खुसरो। 11 में देखिए किस तरह से 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं और आपसे पूछा गया 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एम खुसरो। मैं आपको बता दूं 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे और 15वें वित्त आयोग जो 2020 से 2025 तक बनाया गया था उसके अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। एक बार फिर से बताता हूँ 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एम खुसरो। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एम खुसरो। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हाल का वित्त आयोग अभी चालू है 2020 से 2025 तक चलेगा उसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? वो तो आपको मालूम ही होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 2 टर्म के लिए वो राष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा रहा। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻24 का उपसर्ग है यानी 10⁻24 को क्या कहा जाता है? तो एसआई पद्धति में 10⁻24 को योट्टो कहा जाता है। सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपका सही आंसर होगा 7.4 सामान्य स्थिति में मानव रक्त का पीएच मान होता है। पावना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? या पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध किसान विद्रोह था। जैसे आपने संथाल विद्रोह सुना होगा, झारखंड का मुंडा विद्रोह सुना होगा, तो इसी तरह का एक पावना किसान विद्रोह था। यह पश्चिम बंगाल के पावना नामक जगह पे हुआ था जिसमें किसानों ने जमींदार के विरुद्ध एक आवाज़ उठाई थी। तो आपको राज्य पूछा गया है पावना किसान विद्रोह या पश्चिम बंगाल में हुआ था। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। जबकि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? जो एड्रिनल ग्लैंड होता है अपना, जिसे लरो और उरो हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन को भी कहा जाता है, तो यह क्या स्रावित करती है? यह कॉर्टिसोल नामक जो पदार्थ होता है वह स्रावित करती है एड्रिनल ग्लैंड।
अधवृक्क ग्रंथि। मैं आपको बता दूं, कॉर्टिसोल हमारे शरीर में जो तनाव होता है, जो हम टेंशन में आते हैं, वह इसी हार्मोन की वजह से होता है। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण पुस्तक लिखी थी। इसमें नील की खेती में जो किसानों को नुकसान या उसी से संबंधित यह पुस्तक है, नील दर्पण। किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो यह किसान सभा आंदोलन जो था वह बिहार में प्रारंभ हुआ था। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। आप ये तीनों ही याद रखिएगा। हुतोम प्यांचार नक्शा पुस्तक किसने लिखा था? यह काली प्रसन्न मिश्र का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, हुतोम प्यांचार नक्शा। विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? जब विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है तो उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। बृहत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बृहत संहिता पुस्तक वाराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था। यह एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? अभी आपने देखा बुध ग्रह के बीच में कितनी दूरी है, 57.91 बुध और सूर्य के बीच की दूरी थी। अभी आपसे पूछा गया है सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी कितनी है, 108.2 किलोमीटर, 2 मिलियन किलोमीटर। यह किसके बीच की दूरी है? सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी है। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? ईरान की मुद्रा का नाम ईरानी रियाल है। ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल। एसआई पद्धति में 10⁻⁻15 को क्या कहा जाता है? तो इसे हम फेम्टो के नाम से जानते हैं। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? सही आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के द्वारा, कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो टर्म है ना बैंकिंग के, कुछ बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या फिर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये आपसे अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है मैं उसे क्लियर करता हूँ। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और एक इसी से जुड़ा हुआ टर्म होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जो आप बैंक अगर चला रहे हैं तो आपको सरकार के पास कुछ रुपया कैश के रूप में रखना पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं, और वह टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज होता है। यानी आपको, आपके यहाँ अगर कस्टमर ने रुपया जमा किया है, डिपॉजिट किया है, तो उसका कुछ परसेंट आप बैंक, रिजर्व बैंक के पास यानी सरकार के पास उसे आप क्या करेंगे, जमा करेंगे। उसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और एसएलआर क्या होता है? यह भी एक तरह का जमा ही होता है डिपॉजिट के अगेंस्ट। चूँकि आप कस्टमर का रुपया ले रहे हैं तो आप कुछ तो अपने पास रखिएगा, जिसमें कस्टमर अगर जैसे सेविंग बैंक अकाउंट है, आपने बैंक में जमा किया और आपको अभी ज़रूरत है निकालने का रुपया, और वो सब अगर पूंजीपति को लोन ही दे दे, बोले मेरे पास रुपया अभी नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? इसके लिए एक रूल होता है एसएलआर। रुपया, बॉन्ड, सोना, किसी भी रूप में बैंक के पास टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट बैंक के पास होना चाहिए।
जो अगर मान लीजिए कि अभी बैंक खाली है, उसके पास रुपया है नहीं, उसने आपसे पूरा डिपॉजिट लिया था, सब आप लोगों ने जमा किया बैंक में, बट उसने एक बड़े पूंजीपति को बहुत रुपया दे दिया, अरबों में रुपया दे दिया लोन के रूप में, तो फिर क्या होगा, उसके पास रुपया रहेगा नहीं। आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, अपने इसी SLR का उपयोग करके आपको वह आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। वस्तुओं के वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? या 1999 ईस्वी में अधिनियम लागू हुआ था। जावा की खाई, यह जो जावा ट्रेंच है, यह किस महासागर में स्थित है? यह हिंद महासागर में स्थित एक गर्त है, इसे जावा का गर्त कहा जाता है। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 16 के साथ। तब तक के लिए मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल को दबा लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 16 के साथ।